नेपाल में सोशल मीडिया बैन का विरोध कर रहे जेनजी प्रदर्शनकारियों ने ऐसा कांड किया है जिसे आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, मेरा नाम है तहरीक और आप देख रहे हैं तब्बू इंडियन स्टोरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेपाल में इन दिनों सोशल मीडिया बैन का विरोध चल रहा है। सभी जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट 4 सितंबर को शुरू हुआ था और ये प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन 8 सितंबर को काठमांडू के डीजीपी आदेश देते हैं गोलीबारी का। उसके बाद गोलीबारी होती है और उस गोलीबारी में लगभग 22 बच्चे की जान चली जाती है। इसके बाद वहां पर हिंसा भड़क जाती है। जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा होता है वो हिंसक हो जाता है और फिर सभी प्रदर्शनकारी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आगे जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर देते हैं और फिर राष्ट्रपति भवन के सामने जाते हैं और राष्ट्रपति भवन को भी सभी जेनजी प्रोटेस्ट करने वाले प्रदर्शनकारी आग के हवाले कर देते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर जितने भी मंत्री हैं, मंत्रियों के बेटे हैं, मंत्री के घर पर तोड़ फोड़ करते हैं, मंत्रियों के बेटे को जॉब से पोस्ट से हटाने की बातें करने लगते हैं। और एक तो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि एक वित्त मंत्री होते हैं जिनको कि गली में दौड़ा दौड़ा कर मारते हुए देखा गया था। कई मंत्रियों के घरों पर तोड़ फोड़ और आगजनी करने के बाद प्रदर्शनकारी बढ़ जाते हैं पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर की ओर। झालानाथ खनाल 2011 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यकाल छोटा ही रहता है और झालानाथ खनाल जो है सीपीएन पार्टी के वरिष्ठ नेता होते हैं। उनका घर दल्लू में मौजूद होता है। इसी दौरान जब पता चलता है कि प्रदर्शनकारी उनके घर की ओर आ रहे हैं तो सेना जो होती है पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल को वहां से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान की ओर ले जाते हैं। लेकिन उसके बाद ही प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर की ओर पहुंच जाती है और वहां पर उसके घर में तोड़ फोड़ और आगजनी करने लगते हैं, जिससे उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह से झुलस जाती है। अब आनन फानन में सेना के लोग जो है अपने छावनी में उनकी पत्नी को ले जाते हैं, उनको एडमिट किया जाता है, उनका प्राथमिक उपचार चलता है, लेकिन उनकी हालत काफ़ी खराब होती है। उन्हें फिर से आईसीयू में भर्ती किया जाता है। यहाँ भी देखा जाता है कि उनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है, तो जल्द ही कीर्तिपुर के बर्न अस्पताल में उन्हें एडमिट किया जाता है और उनका इलाज शुरू होता है। लेकिन इलाज के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की मृत्यु हो जाती है। बता दें कि अगस्त के लास्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल सरकार को एक आदेश दिया था कि नेपाल में जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बोला जाए, तभी आपको नेपाल में अपना बिजनेस चलाने की अनुमति दी जाएगी। और इतना ही नहीं, नेपाल में आपको अपना एक ब्रांच भी खोलना पड़ेगा। इसके बाद नेपाल की सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो और भी इस तरह के 22 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म होते हैं, सभी को आदेश जारी करती है कि आप सभी को अगर नेपाल में अपना ऐप चलाना है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सभी सोशल मीडिया कंपनी नेपाल सरकार के इस आदेश को सीरियसली नहीं लेती है और फिर अंतिम डेट, लास्ट डेट जो होता है 3 सितंबर, वो आ जाता है। उसके बाद 4 सितंबर को नेपाल सरकार सभी ऐप को अपनी कंट्री में बैन कर देती है। अब नेपाल में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इस तरह के लगभग 26 ऐप होते हैं जिनको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता है। अब सभी जेनजी जनरेशन जो खास करके सोशल मीडिया यूज करते हैं, कई लोग यहाँ से इनकम कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं, कई लोग यूट्यूब पर अच्छा ग्रो कर चुके थे, अच्छा चैनल चला रहे होते हैं, लेकिन उनके रोजगार का सोर्स अब खत्म हो चुका था। वहीं जब जेनजी जनरेशन को पता लगता है कि नेताओं के बेटे तो अच्छे पोस्ट पर पहुंचे हुए हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, तो उनका गुस्सा भड़क उठता है और फिर जेनजी जनरेशन जो है एक आंदोलन शुरू करते हैं और फिर लगभग 5000 की संख्या में लोग सड़कों पर आ जाते हैं और सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगते हैं। सोशल मीडिया बैन को वापस लेने की जिद करने लगते हैं, मांग करने लगते हैं। लेकिन यह प्रदर्शन करीब 4 दिनों तक चलता है। सरकार उनकी एक भी नहीं सुनती है, लेकिन जेनजी जनरेशन भी डटे हुए थे, वो वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब काठमांडू के
डीजीपी 8 सितंबर को गोली चलाने का आदेश दे देती है, जिससे कि वहां पर मौजूद लगभग 22 बच्चों की जान चली जाती है, उनकी मौत हो जाती। किसी के आंखों में गोली लगती है, किसी के सीने में गोली लगती है, तो किसी के पैर में गोली लगती है। और जब 22 बच्चों की मौत हो जाती है तो वहां पर हिंसा भड़क जाता है। जो आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, अब वो हिंसक बन जाता है। और इस आंदोलन में अब सिर्फ 5000 लोग ही नहीं होते हैं, अब ये 5000 की संख्या लाखों में बदल जाती है। और अब जो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे, सभी लोग शामिल हो जाते हैं और पूरे नेपाल में एक भयंकर रूप ले लेता है ये आंदोलन। उसके बाद प्रदर्शनकारी मिल करके जाते हैं और जहां से ये आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आग लगा देते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति भवन के पास जाते हैं, वहां भी राष्ट्रपति भवन में तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। और इतना ही पर नहीं रुकते हैं, जितने भी नेता मंत्री होते हैं सभी के घर के पास जाकर जेनजी जनरेशन जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं प्रदर्शनकारी, वो सभी नेताओं के घरों पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं। इसी बीच एक नेता जो कि वित्त मंत्री होते हैं, उनकी वीडियो वायरल होती है, जिन्हें लोग गली में दौड़ा दौड़ा कर मार रहे होते हैं। वो सिर्फ कच्छा और बनियान ही पहने हुए होते हैं। जब आंदोलन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, आंदोलन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, कई नेताओं और मंत्रियों के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी होने लगती है, तब सेना को समझ में आ जाता है कि अब सभी मंत्रियों के घरों पर ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद नेपाल की सेना पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल को, जो कि दल्लू स्थित आवास में अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रह रहे होते हैं, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाती है रेस्क्यू करके। लेकिन उस आवास में उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार और उनके बेटे निर्भीक खनाल मौजूद होते हैं। तभी वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं और उनके आवास में आग लगा देते हैं। इसी आग के क्रम में उनकी पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार बुरी तरह से झुलस जाती है। सेना की टीम उनको अपने अस्पताल में ले जाती है, प्राथमिक उपचार किया जाता है, लेकिन इससे भी कुछ सुधार नहीं होता। तब उन्हें कुछ देर के लिए आईसीयू में भी रखा जाता है, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब होती है कि उन्हें तुरंत ही कीर्तिपुर के बर्न अस्पताल में भर्ती किया जाता है। कीर्तिपुर के बर्न अस्पताल में उनका इलाज चलता है, लेकिन इलाज के दौरान ही पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी रवि लक्ष्मी चित्रकार की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब से यह झड़प हिंसक हुआ था, उसको लेकर के अभी 38 घंटे ही बीते थे कि वहां के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, और कई मंत्रियों ने नहीं बल्कि वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को भी रिजाइन देना पड़ा है। तो इस तरह से जेनजी जनरेशन ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि जो सिर्फ 38 घंटा में ही अपने देश की सरकार को, अपने देश की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका है। दरअसल उन लोगों का आरोप था कि केपी सरकार यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, यहाँ सिर्फ भाई भतीजावाद चल रहा है। सभी नेता मंत्री अपने रिश्तेदार, अपने बेटों को अच्छे अच्छे पोस्ट पर बैठा के रखी है। सभी नेताओं के बेटे आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवा बेरोजगार है, उनके सामने रोजगार का कोई ऑप्शन नहीं है। कई युवा सोशल मीडिया के जरिए कमा रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बैन करके उनको बेरोजगार कर दिया जाता है, उनसे रोजी रोटी का सोर्स छीन लिया जाता है। इसी से यह आंदोलन काफ़ी विकराल रूप ले लेता है। यहाँ पर सोशल मीडिया बैन तो एक शुरुआत बना, लेकिन यहाँ पर लोगों का भी गुस्सा होता है। लोगों के मन में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जो गुस्सा होता है वो हिंसक रूप ले लेता है। और जब ये तीनों चीज़ मिलते हैं, सोशल मीडिया का बैन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, तब जाकर नेपाल में जो आंदोलन होता है, आज पूरी दुनिया देख रही है, आज पूरी मीडिया इस टॉपिक को कवर कर रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या नेपाल की जेनजी जनरेशन जो ये आंदोलन कर रही है, क्या उनका ये आंदोलन सही है? अपनी राय यहाँ जरूर शेयर करें। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।